हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का जो टेस्ट 1 हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि a lorry and a car moving with same kinetic energy and brought to rest by applying the same rotating force, then which option will be the correct option? Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉरी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बोला गया है। अच्छा, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, तो है वर्क एनर्जी थ्योरम की W इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों ही रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन बोथ द केसेस आर सेम। इसका मतलब दोनों में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि दोनों में ही क्या बच्चों सेम है ना। इसका मतलब अगर रिटर्निंग फोर्स दोनों में सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों में क्या होगा, सेम ही ना होगा। डिस्प्लेसमेंट भी दोनों में क्या होगा, सेम ही ना होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बोथ विल कम टू रेस्ट इन द सेम डिस्टेंस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि in a certain situation if and else are not equal to 0 but the work done is 0, from this we can conclude, okay, तो क्या बोला गया है कि force is not equal to 0 and s is not equal to 0, फिर भी work done मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कौन से केस हो सकता है, cos theta is equal to 0 हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है work done is equal to fs cos theta। ठीक है, तो cos theta का 0 है तो theta is equal to क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, force and displacement are perpendicular to each other, तो option B is the correct option. Yes or no? चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A constant force of 5 Newton applying a block of mass 20 kg for a distance of 2 meter, the kinetic energy acquired by the block, okay, तो force is equal to क्या दिया गया है, 5 Newton। अच्छा, मास इज इक्वल टू 20 kg, s इज इक्वल टू 2 मीटर, देन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ओके, ये है मेरा डेटा, यहां से मुझे फाइंड करना होगा काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, कैसे, मुझे यहां से एक्सीलरेशन मिल जाएगा, कैसे, f/m, f कितना है 5, m कितना है 20, तो 5/20 विल बी हाउ मच, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे एक्सीलरेशन मिल गया तो हम डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही सकते हैं। सॉरी, मुझे चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, तो इनिशियली बॉडी किस में था, रेस्ट में था, तो u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.25, s इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as u0, तो यहां पे क्या होगा 2 into 0.25 which is equals to 1, तो v is equals to 1, तो kinetic energy will be how much, half mv square, half m कितना है बच्चों 20, v कितना है 1 का होल स्क्वायर which is equals to 20/2 which is equals to 10 joule। क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या बोला गया है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना बोला गया है 10 kg मीटर पर सेकंड। ओके, m इज इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों 5 kg। ओके, अब बोला जा रहा है इसमें एक फोर्स अप्लाई किए हैं in the direction of motion for 5 seconds and increasing kinetic energy, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ा बढ़ गया है, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/m, तो v इज इक्वल टू p/m मतलब 10/5 which is equal to 2 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ना तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू कितना 2 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियली चल रहा था। अब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, कितना न्यूटन का
into acceleration, तो a कितना हो जाएगा f by m। f कितना है 2, m कितना है बच्चों, m है 5, तो 2 by 5 which is equal to how much 0.4। तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल गया 0.4। अब देखो वेलोसिटी कितना आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u plus a लिख सकते हैं। तो u कितना है बच्चों 2, a कितना है 0.4, t कितना है 5, तो इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ठीक ना। अब पूछा गया है इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो del k e which will be how much, del k e which will be how much half m v square minus q square। तो क्या हो जाएगा हाफ m कितना है बच्चों 5 या 20 था, अच्छा 5 था, तो हाफ इंटू 5 इंटू v कितना है, v स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो अल्टीमेटली हाफ इंटू 5 इंटू 12 which is equals to how much 30 joule, is equal to how much 30 joule। तो which will be the correct option, option C will be the correct option। clear? okay, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आगा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, a block of mass 5 kg slide down a rough inclined surface, the angle of inclination is 45 degree when the block slides 10 to 2 meter, the work done on the block by the force of gravity। ठीक है, इंक्लाइंड जो प्लेन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक है तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, W is equals to mg। ये डिस्टेंस कितना बोल दिया 10 रूट 2 मीटर बोल दिया ना, ना बोला है। अब देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये 45 ये 90, तो ये एंगल विल बी हाउ मच 45 डिग्री होगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ 45 डिग्री, तो वर्क डन विल बी हाउ मच, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स कितना है बच्चों mg है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 रूट 2 ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 रूट 2 इनटू cos थीटा, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब cos 45 डिग्री। तो mg कितना है बच्चों, mg कितना होगा, m दिया हुआ है 5 g 10 into रूट 2 into 1 by रूट 2, तो रूट 2 गॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे तो 500 जूल आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बात है कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये 500 जूल आ रहा है। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है हम लोग, फिर 12 से तो cos थीटा नहीं समझ में आ रहा है यार, तो 500 जूल। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, a bomb 12 kg explodes into two pieces of mass 4 kg and 8 kg, the velocity of 8 kg mass is 6 meter per second, then kinetic energy of the other mass। ओके, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो क्या लगा सकते हैं 12 into 0, पहले तो रेस्ट था, इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बोला जा सकता है। अच्छा, इधर क्या आ गया 0, m1 पकड़ते हैं 4 kg मास को, तो 4 kg मास into v1 प्लस m2 8 kg मास into वेलोसिटी कितना है 8 kg मास into वेलोसिटी कितना है 6 है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों v1 is equals to 8 into 6 divided by 4, yes or no? तो 48 divided by 4 is equal to 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, तो मुझे v कितना मिल गया बच्चों 12 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m कितना होगा बच्चों 4, v कितना है -12 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 into
144 which is equals to 288 जूल, yes or no? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि अ ब्लॉक of mass m slides from a rim of a hemisphere ball of radius r. The velocity of the block at the bottom will be, okay, इसका मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, तो लगा दो। कौन सा थ्योरम लगाओगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच? mgh। अच्छा, h मतलब क्या? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ना, तो r लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे कितना पकड़ेंगे? 0 पकड़ेंगे, इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल, तो क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ 0। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों? mg into r is equals to half mv square। m got cancel out, तो यहाँ से v is equals to क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gr। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, यस और नो? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? A glass ball is dropped from a height 10 meter. If there is 20% loss of energy due to the impact, then after 1 impact the ball will goes up to, okay, तो बात ये बच्चों, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये बॉल गिरा तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? 20%। तो तुमको तो पता है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इस पॉइंट पे जब हाइट 10 मीटर था तो उसमें एनर्जी कितना होगा? mgh। एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। m कितना है बच्चों? बोला गया है क्या? नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या होगा? m into g into h मतलब 10, इसका मतलब 10 mg था। जब हाइट यहाँ पे था तब इसका एनर्जी कितना था? 10 mg था। तो कोई भी इंस्टेंट में उसका एनर्जी कितना होगा? 10 mg होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। जब यहाँ पे हीट किया तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगा? लॉस हो गया। तो कितना है? 20%। बचा हुआ कितना होगा? 80%। बचा हुआ कितना होगा? 80%। तो वो 80% एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा? फिर से ऊपर उठेगा, ठीक है? तो वो 80% ऑफ एनर्जी की वजह से वो कितना ऊपर उठेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो मान लेते हैं वो h हाइट उठा, मान लेते हैं वो h हाइट उठा, तो 80% ऑफ दिस एनर्जी मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10 mg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mgh। तो यहाँ पे mg गॉट कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 8 मीटर। है ऑप्शन पे? ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या बोला गया है? A stone of mass 2 kg projected upward with a kinetic energy of 98 joule. The height at which, okay, the height at which the kinetic energy of the body becomes half of its original value. तो kinetic energy पहले कितना था? 98 जूल था। अभी कितना हो गया? अभी मतलब हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, तो अभी कितना है? 48 जूल। तो इस एनर्जी की वजह से वो कितना हाइट ऊपर उठेगा, ये ना क्वेश्चन है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 48 is equals to m into g into h, yes or no? This is equals to क्या बोल सकते हैं बच्चों? This is equals to क्या बोल सकते हैं? मास 2 kg बोला गया है एंड g का वैल्यू लेना है 9.8, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? और तो कुछ है ही नहीं, हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय m into
g, तो 48 डिवाइडेड बाय m कितना बोला गया बच्चों? m बोला गया है 2 kg and g is equals to 9.8, तो 48 divided by 19.6 which is equals to approximately कितना आ जाएगा? 2.5 के करीब आ जाएगा, तो कितना मीटर, ठीक है। वो कैसे चीज में लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग on a horizontal surface by applying a force of 10 Newton forward direction. If the body moves with a constant velocity, the work done by applied force for a displacement of 2 meter. Okay, S is equals to कितना दिया बच्चों? S is equals to दिया गया है 2 meter. Force is equals to दिया गया है 10 Newton. तो जिधर force apply हो रहा है उधर ही displacement हो रहा है, तो work done will be how much? F cos theta. F कितना है 10, S कितना है 2, cos theta will be 1, तो which is equals to 20 जूल होगा ना, तो वर्क डन कितना होगा 20 जूल। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और उसके साथ ही बोला गया है द प्रीवियस क्वेश्चन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन। अरे बाबा फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? उसको उल्टा, मतलब फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा Fs cos थीटा। Fs cos थीटा वैल्यू क्या होगा? Fs cos थीटा तो सेम ही आएगा, लेकिन cos अभी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, क्लियर। तो 11 का सॉरी 11 का ना 11 का आंसर कितना होगा? ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया? अ बॉडी ऑफ 8 kg मास मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination of 30 degree with an acceleration of 2 meter per second square. The body starts from rest. The work done by the force of gravity in 2 seconds will be, okay। तो ऐसे कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इधर होगा। अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, इना है पूरा का पूरा चीज, ओके। हम लोग क्या पता है? W पता है, W इज इक्वल टू क्या होगा m into g। अच्छा, तो क्या होगा m into g, मास into एक्सीलरेशन, तो 10 into 10 which will be how much 100, इतना क्या, इतना न्यूटन। वर्क नहीं है W, वेट, ठीक है, ओके। वेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 100 न्यूटन होगा, ठीक है। अब तुमको पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब तुमसे पूछा गया है, नहीं, अब तुमसे पूछा गया है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है। वेरी गुड। तो ये मेरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास डेटा क्या है, a इज इक्वल टू पता है कितना है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, ओके। इनिशियली कितना वेलोसिटी था 0, ठीक है। टाइम कितना बोला गया है 2, और कुछ डेटा दिया गया नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर बोल सकते हैं, 0 प्लस हाफ इनटू 2 इनटू 4 व्हिच इज इक्वल टू 4 मीटर, ओके। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू s इनटू cos थीटा। अच्छा, फोर्स कितना है बच्चों? फोर्स कितना होगा 100 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये कितना है 90, ये कितना है 30, तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो cos ऑफ क्या लिखें 60 डिग्री, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 100 इनटू 4 इनटू cos 60 डिग्री ना, तो कितना 1/2 which is equals to 200 इतना जूल। तो which will be the correct option? अच्छा, यहाँ पे ना ये लोग g कितना पकड़ा रहता है 9.8, तो ये होगा तुम्हारा 9.8, तो कितना हो जाएगा 98। तो ये अगर 98 है तो ये भी कितना होगा 98, ये भी कितना होगा 98,
तो अगर ये 98 है तो इनसे अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 196। क्लियर, समझ में आया? इस तक कोई है क्या? चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि ड्यूरिंग स्विंगिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, ओके, द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0, ओके, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वर्क डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? 13 का क्या होगा? बी होगा ना। टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा? टेंशन, अरे बाबा ये तो है तुम्हारा, ये तुम्हारा टेंशन फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? इधर होगा। एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो टेंशन की वजह से वर्क डन क्या होगा? 0 ना हो जाएगा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? If a man having a bag in his hand and move on a stair, then the work done by the lifting force is 0. The work done by the lifting force is non-zero with respect to the ground. The work done by the lifting force is 0 with respect to the ground. The work done with respect to the ground same that with respect to him. तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऊपर की ओर कोई एक व्यक्ति, कोई आदमी कुछ बैग को लेकर के जा रहा है, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, और उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो ही होगा। उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे बच्चों? ऑप्शन बी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि work done during rising upwards to a platform depends upon how fast is raised. No, na, does not depend on how fast it is raised. अच्छा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड ही तो नहीं करेगा कितना वर्क डन होगा। वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है F into S into cos थीटा। इसमें कितना जल्दी उठा, कितना जल्दी नहीं उठा, इसमें तो कोई दिक्कत अंतर ही नहीं है। तो v के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे उस कितना फोर्स लगा रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके ऊपर ना डिपेंड करेगा। तो व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? कि डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट राइज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना? ओके। अगला क्वेश्चन बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो डेफिनेशन तो पता होगा ही। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? मतलब उसके लिए क्या वैल्यू होता है कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल द अबव। ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी। 16 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोला गया है? अ बैलून इज राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। तो व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर सेम जो भी है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कब होगा? ऑलवेज होगा, उसमें कौन सा बड़ी बात है? तो 18 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला गया बच्चों? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ कंटीन्यूअसली इन the kinetic energy of a particle moving in a curved path continuously increases with time. तो kinetic energy बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या बताया कि मेरा जो kinetic energy है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए पे क्या बोला गया है? ओनली इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अच्छा ये नहीं, सॉरी। ऑप्शन ए पे क्या बोला गया है? रिजल्टेंट फोर्स
resulting force on the particle must be parallel to the velocity at all instant. अच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या है कि अगर कोई एक बॉडी है तुम्हारे पास, इसका वेलोसिटी अगर इंक्रीज करना है, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा? जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स जो है तुम्हारा, तुम कोई भी डायरेक्शन में दो, उसका काम ये होना चाहिए कि उसका वेलोसिटी बढ़ा है। तुम्हारा वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स इधर ही होना है, ये तो जरूरी नहीं है। ये फोर्स कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी डायरेक्शन में हो सकता है, तभी तुम्हारा क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ता हुआ जाएगा। यस और नो? तो तुम्हारा काम ये है कि वेलोसिटी बढ़ाना, तो चाहे वो पैरेलल हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन ए बी बोला गया है द रिजल्टिंग फोर्स on the particle must be at an angle of less than 90 degree at all the time. ओके, तो एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है रिजल्टेंट फोर्स must be 90 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। देखो, अगर तुम ऐसे करते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? वर्क डन मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। अब देखो, ऑलवेज ये बताया गया है मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीजिंग है, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीजिंग है, मतलब हमेशा वो पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए, पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या करते हैं? ये फाइनल माइनस की इनिशियल करते हैं ना, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोगों को क्या पता है? वर्क डन इज इक्वल टू Fx cos थीटा। तो ये जो cos थीटा वाला चीज है, ये कब पॉजिटिव है? ये अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कब पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मतलब ये लेस देन 90 डिग्री पे पॉजिटिव है। तो ऑप्शन बी तो सही बता रहा है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं लोग करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और नहीं, रुक जाओ, ऑप्शन बी भी है, बोथ बी एंड सी। ओके, सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ओके, तो सी का देख लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। सी में क्या बोला गया है? उसका जो लीनियर मोमेंटम है, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीजिंग करेगा। हां भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला गया है? व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड penetrates up to a distance of 1 meter in a human body and rest. Okay, the resistance offered by the human body is, तो क्या लगा सकते हो? वर्क और एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? 0 माइनस इनिशियल क्या होगा? हाफ m इनटू v स्क्वायर। v कितना है बच्चों? 100 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है? f ये निकालना है। d कितना है बच्चों? कितना डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? हाफ इनटू m कितना है बच्चों? 10 ग्राम, मतलब 10/1000 इनटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 3 4 0 0 0 0 0 0 कट गया। तो अल्टीमेटली कितना होगा? अल्टीमेटली f इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2 0, मतलब 10,000 होल डिवाइडेड बाय 2
अच्छा ये नेगेटिव होगा, देखो इसका मतलब क्या समझाते हैं कि वो रेजिस्ट करेगा। सही ना, समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, तो आंसर विल बी कितना 5000 न्यूटन। क्लियर? चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहां पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला गया है ना कि a 60 gram bullet is fired through a stack of fiberboard sheet 200 mm thick. If the bullet approaches the stack with a velocity of 600 meter per second, the average resistance offered by the bullet, ये लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अच्छा फाइनली क्या हुआ, रेस्ट पे आ गया ना, टैग कर चुका है, तो हम क्या बोलेंगे 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो F निकालना है, D कितना बोला गया है 200 mm, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू माइनस हाफ m कितना 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 कितना kg हो गया, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा 600 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली F कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये 1000 और ये 1000 व्हाट कैंसिल आउट, ठीक है, ये 0 और ये 0 व्हाट कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली कितना बचा 1/40 इनटू 6 इनटू यहां पे कितना आ जाएगा 36 2 0 और उसके बाद 2 0, तो 1 0 कट गया, अल्टीमेटली ये कितना आया। अच्छा यहाँ पे 4 से 36 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 into 6 54 000 कितना न्यूटन। नेगेटिव मतलब रेजिस्टिव फोर्स, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स हो रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 54 किलोन्यूटन। सही ना, इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, नेगेटिव साइन क्या बताता है, रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? ओके चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बकेट टाइड टू अ स्ट्रिंग is lowered at a constant acceleration g by 4. If the mass of the bucket is m and lowered by a distance of d, then the work done by the string will be. Okay, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बकेट है, मान ही सकते हैं m मास का। अब ये लोअर डाउन हो रहा है ना, इसका मतलब एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ होगा तो उसमें टेंशन फोर्स काम करेगा, तो ऊपर की ओर t है, नीचे की ओर mg है, और ये बॉडी अल्टीमेटली नीचे जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से g/4 एक्सेलरेशन से। क्लियर? अब बात क्या है कि न्यूटन से कितना लगा, F net इज इक्वल टू क्या होगा m है, F net मतलब ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, या ग्रेटर फोर्स कौन है mg, स्मॉलर फोर्स कौन है t, तो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स मतलब mg माइनस t इज इक्वल टू m होगा, यस और नो। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आएगा mg माइनस m इनटू a, तो mg माइनस n इंटू a, m इंटू g/4 ना होगा, m इंटू g/4 ना होगा, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों, सही क्या ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4mg ठीक है, सही ना, क्या 4mg माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय 4, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 3mg/4, ये ना आया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, कितना d, देखो तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द टेंशन कितना हो जाएगा t into distance into cos of 180 degree, which will be how much 3mg/4 into d into -1, तो क्या हो जाएगा -3/4 mg into d, 3/4 mg into d will be your answer। क्लियर? तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा टेस्ट 1 का, WBE टेस्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन